नमस्कार, मैं आपका आकाश सर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे द्वारा चलाए जा रहे मेंस टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन वीडियो का। तो कौन से टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? तो 2 अगस्त 2026 को आयोजित टेस्ट, जो कि किस सब्जेक्ट पर आधारित था? सब्जेक्ट था इंडियन ज्योग्राफी। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे बात करने वाले हैं? 2 पिलर्स पर यह चर्चा चलेगी। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इस इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब जब आप इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आंसर लिखें तो आपको कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमेशा अपने संज्ञान में रखना होगा, जिससे आपका ज्योग्राफी का आंसर बेहतर दिखे। और प्रैक्टिस करते समय भी आप इन्हीं की पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रैक्टिस आपको काफी परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। दूसरा जो पिलर होगा आज के डिस्कशन का, वो इसी टेस्ट पेपर के क्वेश्चन और उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन जो होगा उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए समय जाया करते नहीं है और डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको सीजीपीएससी की रिक्वायरमेंट समझनी होगी अभी मौजूदा। देखिए, ऐसी बात चल रही है और सुनी भी जा रही है, अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय पर हो सकता है कि सीजीपीएससी के सिलेबस में या क्वेश्चन पूछने के अप्रोच में या पैटर्न में यूपीएससी का कुछ फ्लेवर हमको दिखे। तो वो जब आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग रणनीति अपनी तय कर लेंगे। लेकिन अभी मौजूदा जो सीजीपीएससी का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, जो सिलेबस दिख रहा है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, आपको ये समझना होगा कि सीजीपीएससी इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में हमसे क्या चाहता है, उसका फिलॉसफी क्या है। तो सीजीपीएससी फोकसेस हेवीली ऑन हार्ड फैक्ट्स, प्रिसाइज डेटा एंड ज्योग्राफिक कीवर्ड्स रेदर देन सब्जेक्टिव ओपिनियंस। तो हमसे बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा हमारे विचार, हमारा मत ये नहीं चाहिए। अभी जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का जो आ रहा है, उसको देखते हुए बताया जा रहा है। तो क्या चाहिए? तो चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। आप जो है प्रिसाइज डाटा, मतलब कोई भी ऐसा रैंडम डेटा ना हो, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लगे ऐसा कि एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है। ठीक है। दूसरी बात, आपको इन बातों को विशेष तौर पर क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि आपके पास फैलने का समय नहीं। मतलब आपके पास में ऐसा नहीं है कि ठीक है हम जो है थोड़ा अपना विचार भी डाल दें, थोड़ी 2 बातें एक्स्ट्रा डाल दें। क्यों आपके पास ये स्पेस नहीं है, आपके पास ये प्रिविलेज क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन कांस्टेंट है। लाइन कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि लाइन दिए गए। जैसे 30 शब्दों के लिए 4 लाइन, पहले 3 लाइन हुआ करता था, अभी उसमें इजाफा किया गया है। तो 23 शब्दों के लिए, 60 शब्दों के लिए, 100 शब्दों के लिए, ऐसे अलग अलग वर्ड लिमिट के लिए अलग अलग लाइन दिया, प्री डिफाइंड लाइन है। अब प्री डिफाइंड लाइन है तो ऐसा है कि आपको इतने ही स्पेस में अपने पूरे आंसर को लिखना है, तो इसलिए आप फैल नहीं सकते। आपको अपनी सभी बातों को कंसाइज करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप ओवरफ्लो कर जाएंगे, जगह आपके पास मिलेगा नहीं, और होगा ये कि आप नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज्यादा लिख देंगे और इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपसे छूट गया। दूसरी बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर रखनी है फिर ज्यादा स्कोर करने के लिए? आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या रखना होगा? तो सबसे बढ़िया, आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय इस बात को ध्यान में रखिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डेंसिटी पर स्क्वायर इंच। मतलब कि बहुत छोटे से स्पेस में, देखिए स्पेस सबको वही मिलने वाला है। ज्यादा नंबर किसे मिलेगा? जो उतने ही स्पेस में हाई क्वालिटी वाला कंटेंट डाल दे। तो हमेशा प्रैक्टिस कैसा होता रहना चाहिए कि जो छोटा सा स्पेस होगा पर स्क्वायर इंच में, उसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम डाल दें। वो कैसे हम डाल पाएंगे? जब हमारी शब्दावली अच्छी होगी, हमारे पास फैक्ट्स होंगे। ठीक है, इसलिए फैक्चुअल वैल्यू के साथ में अपने आंसर को भरा जाए। फिर अगली बात, वोकैबुलरी आपको अपनी बढ़ानी होगी। जब भी आप आंसर लिखें और जब भी आपका आंसर देखा जाए तो इवैल्यूएटर को आपके आंसर में स्टैंडर्ड एकेडमिक टर्मिनोलॉजी दिखना चाहिए, ना कि बहुत ही सरल और साधारण सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई स्कूल कॉलेज का बच्चा लिख रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि इस आंसर को देखकर कि किसी प्रशासनिक अधिकारी वाले लेवल के व्यक्ति ने आंसर लिखा है। तो आपको
इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, आंसर लिखते समय, आंसर प्रैक्टिस करते समय और सब्जेक्ट को पढ़ते समय। तो आप एक सही डायरेक्शन में अपने इस सब्जेक्ट को लेकर जा सकेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आप उस परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाए। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अलग अलग तरीके की जो वर्ड लिमिट के क्वेश्चन है उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट को, तो ये हमारे पेपर 5 का पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें 50 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इच्छा इसे जरा करेक्ट करेंगे, 100 शब्दों के बाद 175 शब्द नहीं, 10 नंबर का 125 वर्ड का आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग मार्क्स वाले जो मामले हैं उस पर अलग अलग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट, 30 शब्दों में आपको लिखना होता है, 2-3 लाइन आपको मिलेंगे और उसमें ही आपको काम खत्म कर लेना है। ठीक है, देखिए अगर ऐसा है कि 4 लाइन मिला है तो जरूरी नहीं कि आप पूरे 4 लाइन भरें। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 30, मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 30। इसका मतलब अगर आपने कॉम्पैक्ट और बढ़िया वोकैबुलरी ऑफ फैक्ट देकर अगर आपने 25, 26, 23 शब्दों में भी लिख दिया तो आपका आंसर बढ़िया रहेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साइकोलॉजिकली हम ऐसा सोचने लगते हैं कि 30 शब्दों में लिखना है, मतलब कि मिनिमम 30 वर्ड लिखना होगा, जो कि गलत अप्रोच है। मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, मिनिमम नहीं। तो अगर आगे पास 4 लाइन भी है तो आप 2 लाइन 3 लाइन में अगर आपने सही और सभी बात बता दिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो 2-3 लाइन में आपका काम कैसे खत्म हो सकता है, जब आप हाई इंपैक्ट वाले फैक्ट डालें। ठीक है, मतलब उस आंसर का फैक्ट तो आप डालें, लेकिन कैसा फैक्ट होना चाहिए जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, और उस फैक्ट को डालने से उस आंसर का जो गंभीरता है, जो महत्व है, वो बढ़ जाए। ठीक है, लॉन्ग इंट्रोडक्शन से बचें क्योंकि उतना आपके पास स्पेस नहीं है। फिर उसके बाद 60 शब्दों वाले क्वेश्चन रहेंगे, 6 लाइन 7 लाइन आपको मिलेंगे, 5-6 लाइन में आप इसे खत्म करेंगे। कोशिश ये करिए कि एक डेफिनेशन और 3-4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें बता दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम हाई इंपैक्ट फैक्ट डाले काम खत्म। अब आपके पास थोड़ा सा स्पेस है जहां पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट उस पर भी बात कर लें, और फिर उसके बाद 3-4 उसके ऊपर बिंदु या फैक्ट या जानकारी देकर आप खत्म करें। कोशिश ये करिए कि इसमें बुलेट पॉइंट्स पर आप चले, मतलब 60 शब्दों में पैराग्राफ लिखने से बचे, क्योंकि वही बात है कि आप ज्यादा जानकारी डाल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद 8 नंबर 100 शब्दों में लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, 8 से 10 लाइन होगा। अब यहां पर अनिवार्य हो जाता है कि एक छोटा सा आप डायग्राम जरूर बनाएं। ज्योग्राफी का पेपर हुआ, साइंस का पेपर हुआ, इसमें डायग्राम और मैप का महत्व है। मैप का नहीं साइंस में, बट जो डायग्राम बनाते हैं उसका महत्व है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लिखे तो वहां पर अब आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रक्चर दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 100 शब्द हैं। आप वहां पर ऐसे बता सकते हैं कि हाँ हम इंट्रो लिख रहे हैं, अब हम क्वेश्चन का बॉडी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा मैप होना चाहिए, आउटलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे एग्जाम का टाइम एकदम अच्छे से मैप बनाने में निकाल दें। आप उस बात को, जो भी आप बात बता रहे हैं, उस बात को आप एक मैप में, रफ मैप में बनाकर खत्म कर सकते हैं। अच्छा मैप आपको कब बनाना है, जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूड करना है आपको एक अच्छा खासा साफ सुथरा इंडिया का मैप। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैप डालें तो आप उसका हेडिंग, सब हेडिंग, डेटा, ये सारा चीज क्लियरली मेंशन करें, ताकि मैप देख के समझ में आए चेक करने वाले को कि अच्छा इस मैप को जो बनाया गया है उसका औचित्य क्या है, इसमें किस जानकारी को मुझे देखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जैसे सामान्यता हमने देखा है कि इंडियन ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि चलिए बताइए हमारे आयरन ओर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में वो कैसा है। आयरन ओर का जब हम देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे देश में, वो क्या है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रॉक्स, मिनरल्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे 4-5 पिलर में कंसाइज करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेगा। जैसे कि रिसोर्सेस पर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि भाई हाँ
ये कौन सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से निकला है, किस चट्टान से निकला है, धारवाड़ से निकला है, गोंडवाना से निकला, कडप्पा से निकला है। तो पहले आप ओरिजिन पर बात करेंगे, अर्थात उसके फॉर्मेशन पर, उसके निर्माण पर। तो पहले आपका जो बिंदु होगा वो निर्माण पर आधारित होगा, जो दूसरा पिलर होगा वो उसके वितरण पर होगा, ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा। बताएंगे आपकी ये फलाना जो मिनरल है वो यहाँ मिलता है, और उसके साथ ही साथ आप अपने आंसर को और ज्यादा सुंदर तब बना सकते हैं जब आप रिसेंट के कोई डेटा डाल दें, लाइक कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट अभी ये वाला स्टेट है हमारे देश का, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहां कहां इसकी माइनिंग होती है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जितने जगह पर है, जरूरी नहीं कि हर जगह माइनिंग हो, ठीक है। तो ये पहली जो दूसरा पिलर था वो डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड था, तीसरा पिलर जो होगा वो माइनिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेस्ड होगा कि कहां कहां पर इसकी माइनिंग की जा रही है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद चौथा पिलर। अब इतना सब बताने के बाद आप उसको जरूर लिंक करेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप भारत का एक मैप बनाएंगे, और मैप बनाने के बाद आप बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ यहाँ पर मिलता है, यहाँ यहाँ जहां जहां ये मिलता है वहां वहां पर कैसे इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का हब क्रिएट किया है, पोर्ट्स बने हैं ताकि एक्सपोर्ट किया जाए, और फिर उसके बाद हैवी इंडस्ट्री, हैवी प्लांट्स बनाए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। सब टॉपिक्स एक आपके हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगा, और सब हेडिंग के आगे आप उसकी जानकारी, और जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर फैक्ट आएगा तो इस सब हेडिंग के अंदर के कंटेंट को थोड़ी ज्यादा ताकत मिलेगी, तो वहां पर फैक्ट जानकारी जरूर डालें, ठीक है। चलिए, अब जरा सा समझ लेते हैं मैपिंग का क्या महत्व है, ठीक है। 10 सेकंड में बनना चाहिए मैप। तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लीजिए कि आप एक अच्छा क्लीन मैप बना ले फटाक से, लेकिन 10 सेकंड में। ये नहीं होना चाहिए कि आप मैप बनाने के चक्कर में अपना बहुत सारा समय जाया कर रहे हैं, और इसलिए लगातार आपको क्या करने की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है खुद को, कि 10 सेकंड में आप भारत का एक अच्छा खासा मैप बना दें, ठीक है। लेकिन जब भी आप मैप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा ऐसे मैप बनाकर आप वो छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि इस मैप में आप बताना क्या चाहते हैं। इसलिए हमेशा उसकी लेबलिंग करनी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपने मैप बनाया, फिगर 1 लिखा, और उसके आगे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल, अर्थात काली मृदा का वितरण। फिर उसके बाद यूपीएससी वाले ट्रैप से अभी बचना है, जैसे कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, इंट्रोडक्शन करना होता है, क्योंकि आपके पास वहां पर बहुत अच्छा स्पेस होता है, ठीक है। यहां पर वो नहीं है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन चालू करें तो आप ऐसे भूमिका बनाने से बचें, डायरेक्ट क्वेश्चन चालू होते हुए आप शुरू कर दें, क्या क्वेश्चन शुरू होते हुए दिखे कि हाई इंटेंसिटी वाला आप कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में आप बैठे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो जहां जहां पर जगह दिखे, जहां जहां पर भी आपको मौका मिले, आप इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में लिखते हुए उसको रिलेट कर देंगे अगर छत्तीसगढ़ की भूगोल से, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से, तो उसमें एक लोकल वाला जो है वो इंपैक्ट आएगा, और ये दिखेगा कि किस तरह से डायनेमिकली आप पढ़े हैं इस सब्जेक्ट को, और वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर की जो जानकारी है उसे राज्य के स्तर पर आपने कैसे जोड़ा है, कैसे जोड़ रहे हैं। तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पिलर पर हम बात करेंगे, तो पहला पिलर तो समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पिलर पर। दूसरा पिलर आधारित होगा 2 अगस्त 2026 को आयोजित हुए धारा जीएस के सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पूछे गए सवालों के चर्चाओं पर, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था, प्रायद्वीपीय पठार को भारत का सबसे प्राचीन भूभाग क्यों माना जाता है? Why is the Peninsula Plateau known as the oldest land mass of India? देखिए, 4.6 बिलियन ईयर अगो
ओरिजिन ऑफ अर्थ स्टार्टेड 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और इस पूरे समय काल को, इस 4,500 मिलियन वर्ष के इस पूरे समय काल को अलग अलग एरा, पीरियड, इपोक, आयु, एज में विभाजित किया गया है, ठीक है, अलग अलग घटनाओं के आधार पर और अलग अलग घटनाओं की वजह से परिणाम स्वरूप जो स्थल आकृतियां निर्मित हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों का 5 विभाजन किया जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर उसके बाद गंगा का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय भारत, फिर उसके बाद तटीय मैदान और फिर उसके बाद आइलैंड ग्रुप। तो सबसे प्राचीनतम जो हिस्सा है वो है क्या, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। क्यों? क्योंकि जब उसके चट्टानों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन चट्टानों में प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व तक के भी हमको स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के दिखते हैं, कैम्ब्रियन के भी दिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो अरावली है, जो हमारा विंध्यन है, उनके जो चट्टान है वो मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, उनकी काया में अंतर आ चुका है। और काया में अंतर आने के लिए, मेटामॉर्फिज्म होने के लिए चट्टानों में ताप और दाब का प्रभाव चाहिए और एक लंबे अंतराल के लिए। लंबा अंतराल मतलब ऐसा 10-20 साल नहीं, कई करोड़ों साल का, ठीक है। तो जब हम पेनिनसुलर इंडिया के चट्टान देखते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना है, सीधा आप मुख्य जानकारी पर जाएंगे। आप ये सब नहीं करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या क्या आता है, नहीं, आप सीधा हार्ड फैक्ट डालेंगे। भाई हमारा प्रायद्वीपीय पठार कंपोज्ड ऑफ प्री कैम्ब्रियन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और इस तरह से ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है हमारा, ठीक है। कई सालों से ये विवर्तनिक टेक्टोनिक दृष्टि से भी स्थिर रहा है और उसके तरह से ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक आधार रहा है, क्योंकि स्थिर रहा है प्राचीन होने के कारण। अब उसमें हलचल नहीं है ना, नया होता तो हलचल होता। तो प्री कैम्ब्रियन काल में है, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन काल और के जो चट्टान है उनका उसमें स्ट्रक्चर में दिखता है, स्टेबल है और टेक्टोनिक स्टेबल भी है, ठीक है। चलिए अगला, ये 30 वर्ड पर था, ऐसे 2 लाइन 3 लाइन पर काम खत्म हो रहा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर। 30 वर्ड, भांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 30 वर्ड में लिखना है। तो सीधी बात, जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। देखिए आंसर लिखें, दुनिया भर की बातें अलग कि भांगर खादर क्लासिफिकेशन है हमारे नर्दर्न प्लेन का, नहीं, सीधा भांगर जो है मुख्य बात पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के उस स्तर से ऊपर निक्षेपित होती है तथा इसमें प्रायः कैल्शियम युक्त कंकरीले पिंड कंकर पाए जाते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा है मतलब कि यहाँ पर कई हजारों साल पहले नदियों ने लाकर निक्षेपण किया था, डिपोजिशन किया था। अब नहीं है, वहां नदी नहीं जाती, अब नदी वहां पर डिपोजिशन नहीं करती। तो इसलिए जो डिपॉजिट्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं, पुराने। किसने किया डिपॉजिट? नदियों ने किया, इसलिए हम इसे एलुवियम डिपॉजिट कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। खादर क्या है? तो खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा है, नीवर एलुवियम डिपॉजिट्स है। अभी जो नदियां हर साल डिपोजिशन कर रही है, निक्षेपण कर रही हैं बाढ़ के आने से, उसकी वजह से जो मिट्टी बनी हुई है उसे हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। खादर का महत्व क्या कि खादर जो है यह हिस्सा जो है मैदान का, ये सबसे ज्यादा उर्वरक फर्टाइल है और सभी प्रकार के लगभग फसल यहां पर उगाए जा सकते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहां किया जाता है। तो भांगर जो है वो पुराना जलोढ़ मृदा है, खादर नया है, और खादर जो है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त हिस्सा माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाई डज तमिलनाडु रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्व मॉनसून के दौरान क्यों होती है? जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो अधिकांश हिस्सा है उसमें समर रेनफॉल होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून से वर्षाएं होती हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में भारत के गर्मी में नहीं ठंडी में बारिश होती है। ठंडी में बारिश होने के पीछे 2-3 प्रकार के कारण हैं।
अगर ये ठंडी में बारिश हो रही है भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में, तो आप समझ जाइएगा कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। लेकिन अगर ये तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश हो रही है तो उसका मुख्य कारण जो है वो लौटता हुआ मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है। ठीक है, तो जब साउथ वेस्ट मानसून का टाइम चलता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे भारत के दक्षिण हिस्से में ये मानसून की एंट्री होती है। अब किस डायरेक्शन से आ रहा है? साउथ वेस्ट से, इसलिए से मानसून कहते हैं। मानसून क्यों कहते हैं? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, मानसून को डिफाइन भी ऐसा किया जाता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। ठीक है, पवनों की दिशा में ऋतुवत प्रत्यावर्तन होना मानसून। तो गर्मी के टाइम पर, जून के टाइम पर विंड जो है वो फ्रॉम वाटर टू लैंड जा रहे होते हैं, और ठंडी के टाइम पर फ्रॉम लैंड टू वाटर आ रहे होते हैं, सी की ओर आ रहे होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हवाओं का, पवनों का ऋतुवत प्रत्यावर्तन होना। ठीक है, तो जब साउथ वेस्ट मानसून भारत में आ रहा होता है तो आपको पता है कि भारत के इस दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक कंटिन्यूअस लैंडफॉर्म है। उस कंटिन्यूअस लैंडफॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट। और जब वेस्टर्न घाट में ये पवनें टकराती हैं तो वेस्टर्न घाट के जो पश्चिम हिस्सा है, वेस्ट वाला पार्ट जो है, वहां पर पर्वतकृत वर्षा होते हैं, अर्थात ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और इस कारण से इस पश्चिमी घाट के जो पूर्व वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट का जो पूर्व वाला हिस्सा है, यहां पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि सारा पानी तो पश्चिमी घाट के पश्चिम हिस्सा में गिर गया। और इसी तरह से यहां पर स्थित है क्या? कोरोमंडल कोस्ट, या फिर आप पॉलिटिकली कहें तो कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर इस तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट में जो है वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या सूखा पड़ जाएगा? तो जवाब है नहीं। जब पवनें वापस आती हैं, रिट्रीट होती हैं, अभी मानसून के टाइम पर, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर सी से लैंड की तरफ गए, और जब ये लैंड से सी की तरफ पवनें लौटती हैं अगस्त सितंबर के बाद से, तो फिर ये लौटते हुए ये पवनें बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर एकत्रित करती हैं, और ऐसे कोरियोलिस बल की वजह से टिल्ट होते हुए कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के ऊपर बारिश करा के चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। अब जरा देखते हैं आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु पश्चिमी घाट की वर्षा छाया वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है, इसे ही रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, इसे ही हम लोग ऑफशोर विंड भी कहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है तथा कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा कराती है। तमिलनाडु लाइज इन द रेन शैडो एरिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, and during October December northeast monsoon wind cross the Bay of Bengal, absorb moisture and bring substantial rainfall in the Coromandel coast. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 30 वर्ड पर ही है। Why are the Western Ghats considered ecologically important? ठीक है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहले तो ऐसा क्यों है, सीधी बात, क्योंकि इसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें एक हॉटस्पॉट हमारा वेस्टर्न घाट भी है। ठीक है, और उसके इन्हीं सब खासियत की वजह से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। ठीक है, अब ये जो है वेस्टर्न घाट भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जो नदियां वहां पर बह रही हैं उनको पर्याप्त पानी देता है, और इस वजह से यहां पर कुछ जो जीव हैं, ठीक, एंडेमिक स्थानीय प्रजाति, उनके लिए अच्छा खासा प्राकृतिक अनुकूल माहौल बनाता है, वातावरण बनाता है, जिससे नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वहां पर पनप पाती है। ठीक है, तो अगर वेस्टर्न घाट ना होता तो वेस्टर्न घाट मॉनसून विंड्स को नहीं रोकता, तो नदियों का कैचमेंट एरिया ऐसा नहीं होता तो इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। ठीक है, अब क्योंकि है तो ये सारी चीजें हैं, और इस तरह से वेस्टर्न घाट प्लेज क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस
एंड वाटर सिक्योरिटी इन दिस रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हिमालय का इंपॉर्टेंस पूछा है, क्वेश्चन को समझिएगा। हिमालय का इंपॉर्टेंस फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हिमालय का जब इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है और इंडिया नहीं लिखा है तो आप सिर्फ हिमालय का इंपॉर्टेंस बताएंगे। आपको ये ध्यान नहीं, आपको बस हिमालय का इंपॉर्टेंस बताना है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती हर जगह पर भारत को घुसाने का मतलब इंतजाम करते रहे। घुस रहा है तो अच्छी बात है, नहीं घुस रहा है तो मत घुसाइए, ठीक है। हिमालय पर फोकस करिए। हिमालय भारत पर ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ हिमालय फोकस होना चाहिए। और इसलिए हिमालय पे पहली बात, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नवीन कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, ठीक है। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराए, बीच के हिस्से में वलन की प्रक्रिया हुई, फोल्डिंग प्रोसेस हुआ, और जो आपका तैथिस सागर का जो तल था, जहां पर तैथिस सागर के तल पे जो अवसाद थे उनका संकुचन हुआ, जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ, और समय के साथ साथ अलग अलग समय काल में इसका जो है बारी बारी से उत्थान हुआ, और इस तरह से हिमालय जो है सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन बन गया, ठीक है। समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं का समूह बन गया हिमालय, ठीक है। अब ये जो हिमालय है ये पूरे दुनिया के बड़े बड़े हिमानी ग्लेशियर्स और सदा नीरा नदियों का क्षेत्र है, ठीक है। मतलब हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं और जो हिमालय की नदियां हैं, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इनका महत्व कई देशों में इनका महत्व सीमित है। प्रत्यक्ष अगर आप इनका महत्व देखिए तो एशिया के कई देशों में इनका महत्व है, लेकिन अगर आप वैश्विक भूगोल की दृष्टि से देखें तो इन ग्लेशियर्स का, इन नदियों का विश्व के जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट, वर्ल्ड के अलग अलग डायमेंशंस में भी उसका इंपॉर्टेंस दिखता है, ठीक है। इतने सारे ग्लेशियर और इतने सारे बड़े नदियों का उद्गम क्षेत्र होने के कारण इसे वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पानी है, अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें, जो आपका सिक्किम से लेकर जो अरुणाचल वाला हिमालय का हिस्सा है उसकी बात करें, तो यहाँ पर पानी भी है, तापमान भी है, और इस कारण से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। और इस तरह से ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम, स्थानिक जीवों और वन संसाधनों का एक पूरा खजाना है, उनके लिए एक बढ़िया माहौल तैयार करता है। पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि आगे चलकर आप एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हिमालय का इंपॉर्टेंस फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, और वहां पर कंटेंट आप जब देखेंगे तो वहां पर हिमालय फोकस में कम, भारत में हिमालय का फोकस ज्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर ब्लैक सॉइल्स आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉटन की खास बात, उस ब्लैक सॉइल की खास बात क्या है कि इसमें हाई क्ले कंटेंट होता है, चिका की मात्रा ज्यादा होती है, और सबसे बेहतरीन जो इसका फीचर होता है मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, नमी धारण करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। और ये जो कॉटन का फसल है, जो कपास का जो फसल है, उसे पकने के लिए उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, और इस पूरे पीरियड में उसको पानी तो चाहिए, मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन बहुत सारा पानी एक साथ नहीं चाहिए, उसे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर काफी लंबे समय तक चाहिए। और क्योंकि काली मृदा में मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, तो लंबे समय तक वो रिक्वायर्ड मॉइस्चर जो है कपास के फसल को मिलता रहता है, ठीक है। दे डेवलप क्रैक ड्यूरिंग समर के टाइम पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप देखे होंगे मॉइस्चर जो है वो सतह के ऊपर का मॉइस्चर जो है वो गर्मी में सूख गया, लेकिन अंदर तो मॉइस्चर है, और इस वजह से इनका जो सॉइल का जो लेयर होता है उनमें मॉइस्चर के बदलाव आते हैं। ऊपरी सतह वाला बहुत सूख जाता है तो फट जाता है, अंदर वाला नहीं सूखता तो आपस में चिपका रहता है, ठीक है। तो ये जो है क्रैक डेवलप होते हैं समर में, इस वजह से
सॉइल के अंदर हवाएं जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एरेशन प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह से जो कपास के जड़ों के लिए जो रिक्वायर्ड हवाएं चाहिए रहती हैं वो पहुंच जाती है। यही चीज फसलों की जुताई के समय पर किया जाता है। तो इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है वो सेल्फ प्लगिंग सॉइल है, अपने आप से इसमें जुताई हो जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी या चिका मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, इसमें नमी धारण करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसमें गहरी दरारें पड़ती हैं, जिससे वायु संचार एवं जड़ों का विकास बेहतर होता है। इसकी उच्च उर्वरता इसे दक्कन के पठार में कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। 60 वर्ड का कहानी है, ठीक है, 5 से 6 लाइन में खत्म होना चाहिए। ध्यान रखना, आपका फोकस किसी एक कारक को पकड़कर एक्सप्लेन करने का नहीं होना चाहिए। आपको बस क्या करना है, जितने सारे कारक मैं बता दूं उतना बेटर होगा, ये सोचकर ऐसे आंसर आपको डालने होंगे। जैसे कि आपको समझाना नहीं है सभी कारकों को, आपके पास समय ही नहीं, उतना स्पेस ही नहीं है, 60 वर्ड में आप सभी कारकों को समझा नहीं सकते। आपको सभी कारकों को वहां पर मेंशन करना होगा। जैसे सबसे पहला कारक, सबसे इंपॉर्टेंट वाला कारक सबसे पहले होगा क्या, ये जो पूरा मॉनसून की कहानी है उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। क्लासिकल थ्योरी यही कहता है गर्मी के समय पर भारत के ऊपर सूर्य जो है जून के महीने के आसपास भारत के ऊपर अर्थात कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत परपेंडिकुलर गिरने लगती हैं, जिस वजह से भारत वाले हिस्से में तापमान बढ़ जाता है। बढ़े हुए तापमान से हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं और निम्न वायु दाब बनता है। और पवनों के जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ रहते हैं। तो क्योंकि भारत की धरती के ऊपर निम्न वायु दाब का निर्माण हो चुका है और जो आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, जो इंडियन ओशन है वहां पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आती हैं, पवनें आती हैं, रास्ते में इन सागरों से मॉइस्चर आर्द्र ग्रहण करती हैं और भारत के भूभाग में आकर बारिश कराती हैं। उसके बाद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उसका है, वो उस मॉनसून को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट करने के काम आता है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है, जो जड़ है मॉनसून को प्रभावित करने का, वो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट, नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ITCZ आप जानते ही होंगे, वह जोन जहां पर 2 प्लैनेटरी विंड्स, नॉर्थ ट्रेड विंड्स और साउथ ट्रेड विंड्स, व्यापारी पवनें आकर मिलती हैं। अब क्योंकि ये जो मिलन वाला जगह है, कन्वर्जन जोन जो है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं इसे, ये वहीं मूव करता है जहां पर सन के रेस परपेंडिकुलर गिरते हैं। ठीक है, तो जब ये सन का रेस परपेंडिकुलर भारत के ऊपर अर्थात कर्क रेखा के ऊपर गिर रहा होगा तो ITCZ हमारे पास आ जाएगा। और इसी कारण से उसका पीछा करते करते साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, जो कि ऐसे मूव करते हैं। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में मुड़ने लगते हैं। भारत में आकर वो टकराते हैं, मॉइस्चर लाते हैं और इस तरह से वो जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लो प्रेशर यहां पर बनेगा तभी ये पवनें आएंगे, तो मानसून को प्रभावित करने वाला एक और कारक क्या है, तिब्बत का प्लेट्यू। अब तिब्बत का प्लेट्यू भारत के उत्तर पर है, भारत के उत्तर पर है, तो प्लेट्यू है एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां जंगल नहीं, वीरान है। और वहां पर जब सूर्य की किरण गिरती है तो वहां की जो धरती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अपने आसपास के एरिया से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये तिब्बत है और अपने आसपास के एरिया की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां ज्यादा बढ़ता है। तो जो लो प्रेशर भारत के ऊपर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ या शिपमेंट ऑफ ITCZ बना है, वो तिब्बत के उस लोकेशन पर होने की वजह से ये लो प्रेशर और लो प्रेशर होता है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उतनी तेजी से और उतनी ज्यादा पवनें जो है वो मूव करती हैं और सागर से भारत की ओर चली आती हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला कारक भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ठंडी के समय पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम की बात हो रही है जो फ्लो करता है मिड लैटिट्यूड में नॉर्मल टाइम्स में
और यही वो जेट स्ट्रीम है जो पश्चिमी विक्षोभ लेकर आता है, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लाकर ठंडी में बारिश कराता है। मतलब ठंडी के समय पर ड्यूरिंग विंटर ये जो जेट स्ट्रीम है उसका जो फ्लो लोकेशन है वो एट द साउथ ऑफ हिमालय हो जाता है, हिमालय के दक्षिण में बह रहा होता है, मतलब हमारे उत्तर के राज्यों के ऊपर से बह रहा होता है। और गर्मी में इसे हिमालय के उत्तर में शिफ्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनने की वजह से जो लो प्रेशर भारत के ऊपर बनना चाहिए वो लो प्रेशर नहीं बनता। तो फॉर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून दिस जेट स्ट्रीम मस्ट बी एट द नॉर्थ ऑफ हिमालय। ये इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है। हिमालय के उत्तर में जेट स्ट्रीम को होना पड़ेगा मॉनसून के आगमन के लिए। और उसके बाद पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में होने वाले टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर का बदलाव, प्रेशर डिफरेंस का बदलाव, जिसे आप एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जब एल नीनो वर्ष होता है तो भारत में मॉनसून वीक हो जाता है, बारिश कम होती है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि हिमालय का इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आप भारत को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा वाला जोन आता है? तो ये आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है। और नीचे वाला कैसा आता है? ट्रॉपिकल जोन। एक तरह से समझ लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा होता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण क्षेत्र में, वहां पर ठंडी होती है। लेकिन हिमालय की इस स्थिति के कारण, हिमालय की इस लोकेशन के कारण हमें सब ट्रॉपिकल वाला इंपैक्ट नहीं मिलता। ठंडी के समय पर जब आईटीसीजेड नीचे की ओर आता है तो ये जो ट्रेड विंड ऊपर की ओर चले गए थे वो वापस आते हैं। कहां से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, ठंडी जगहों से आते हैं, और वो आकर भारत में फ्लो करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो हमारे यहाँ पर ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती, लेकिन हिमालय लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई के कंटिन्यूअस माउंटेन सीरीज इन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोक देते हैं। और हमारे यहाँ ठंडी तो पड़ती है, लेकिन उतनी पड़ती जितना हम लोग झेल लेते हैं। हिमालय ना होता तो इतने कड़ाके की ठंडी पड़ती कि शायद झेला भी ना जाता, और उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट, रिवर, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, इतिहास सब में कुछ अलग ही रूप बन गया होता, आज से तो भिन्न बन गया होता, ठीक है। तो हिमालय है, तो हिमालय एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो साइबेरिया या सेंट्रल एशियन जोन से ठंडी पवनें आती हैं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हिमालय क्या करता है? तो जब हम लोग ऐसा देखते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसा भारत में आता है, उड़ते हुए जाता है, ठीक है। अंतिम में हिमालय जो है, हिमालय से ये पवनें टकराती हैं, और जो भी मॉनसून पवनें लेकर आ रही हैं वो जो भी मॉइस्चर जो पवनें लेकर आ रही हैं, मॉनसूनी पवनें, वो हिमालय से टकराकर पर्वत की वर्षा कराती हैं, और हमारे नदियों को, मुख्य बड़ी बड़ी नदियों को, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों को अच्छा पानी मिल जाता है, ठीक है। और इस वजह से जो है लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट बन गया, और इस वजह से आप तिब्बत को बनता हुआ देखेंगे, और इस वजह से आप चाइना का गोबी डेजर्ट देखेंगे, क्योंकि ये सारे हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये मानसूनी विंड को ब्लॉक करके नॉर्थ इंडिया में बारिश करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, सदा नीरा नदियां जो पूरी जीवनदायिनी नदियां हैं, बहुत बड़े जनसंख्या, बहुत बड़े क्षेत्र को ये नदियां पानी सप्लाई करती है और जीवन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बहुत पहले से उनका उद्गम इसी हिमालय के पर्वतों से होता है, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जंगलों की वजह से बायोडायवर्सिटी है,
और इतने सारे पानी की वजह से यहाँ पर जल विद्युत या हाइड्रो पावर के पोटेंशियल क्षमताएं भी है। इसके अलावा रणनीतिक महत्व भी है। रणनीतिक महत्व यह है कि एक नेचुरल बाउंड्री है हमारा ये, तो उत्तर की तरफ से हिमालय को पार करके भारत पर आक्रमण करना, अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से एक नेचुरल हमारा बाउंड्री है। ठीक है, ठीक। तो इसे हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है हिमालय। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को रोककर उत्तर भारत में वर्षा कराता है हिमालय। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसे प्रमुख 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय। वनों, जैव विविधताएं, जल विद्युत क्षमता से समृद्ध है हिमालय, और भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, महत्व रखता है हिमालय। चलिए, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को कंपेयर करें। कंपेयर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। 60 शब्दों में बताना है, ठीक है। तो पहली बात, दोनों के फिजिकल फीचर पर। कैसा फिजिकल फीचर पर भाई? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो संकीर्ण है, सकरा है और नैरो है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ब्रॉड है, चौड़ा है। जाहिर सी बात है, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बना हुआ है महानदी के कारण, गोदावरी के कारण, कृष्णा के कारण, कावेरी के कारण, पन्नेरू के कारण, वैगई के कारण, इन नदियों के कारण बना है। और ये नदियां लंबी नदी हैं, पश्चिम से उद्गमित हो रही हैं और लंबा कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं। अपने इतने लंबे समय पर ये नदियां क्या कर रही हैं? लंबे मार्ग में नदियां अलग अलग जगहों से अवसाद लेकर आ रही हैं, और सागर में मिलने से पहले ढलान कम होने के कारण इन सभी अवसादों का निक्षेपण अर्थात सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन कर रही है। तो ऐसी नदियां हमें पूर्व साइड दिखेंगी, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान हमें चौड़ा दिखेगा क्योंकि जमाव ज्यादा हुआ है। पश्चिम में निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहुत कम मार्ग, बहुत छोटा मार्ग तय करती हैं, और इस कारण से सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता डिपोजिशन का, इसलिए उनका जो विड्थ है वो नैरो है। ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एस्चुरीज बनाती हैं, और ईस्टर्न रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। जो डिपोजिशन की बात हो रही है वो डेल्टा ही है। ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। ठीक है, समझ गए। और वेयर एज वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स हेवियर ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो साइक्लोन से प्रभावित होता है। साइक्लोन एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जो समुद्र या पानी में शुरू होता है। बहुत ज्यादा जब लो प्रेशर बन जाता है तो वहां पर चारों तरफ से हवाएं, हाई प्रेशर रीजन से हवाएं आती हैं, और एक सर्कुलर मोशन पर वाटर को सोर्स बनाकर ये जो है हवाएं ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं और मूव करने लगती हैं जहां तक इनको पानी मिलता रहता है। ठीक है। अब क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारा क्या हो रही है, नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन जो है वो काफी अंदर तक प्रवेश कर जाता है, क्योंकि नदियों के पानी को एज ए सोर्स लेकर ये साइक्लोन मूव करने लगता है इंडियन मेनलैंड में। लेकिन ऐसा कुछ आपको नदियों का कहानी वेस्टर्न साइड में नहीं दिखेगा, तो ऐसे साइक्लोन प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून का, जैसा भी मैंने एक दो क्वेश्चन पहले बताया। ठीक है। मेजर कोस्ट यहाँ पर कोंकण और मालाबार है, कहां पर? वेस्टर्न में। और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कहां पर है? ईस्टर्न साइड में। ठीक है। ठीक है। वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, निरंतर है। लेकिन ईस्टर्न घाट में गैप्स हैं। गैप्स क्यों हैं? डिसकंटिन्यूअस है, विच्छेदित है। क्यों विच्छेदित है? क्योंकि जो ईस्टर्न कोस्ट हैं उनको नदियों ने क्या कर लिया है? इरोड कर दिया, उनका अपर्दन कर दिया है, इरोजन हो गई है।
चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। किसी भी एक जगह पर उद्योग जो है क्यों बैठाया जाता है, मतलब कौन से कारक होते हैं जिन कारकों को देखकर हमको लगता है कि यहाँ पर एक फलाना उद्योग होना चाहिए। सबसे पहला कारक क्या होना चाहिए, होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे आयरन और वाले में आयरन स्टील इंडस्ट्री होगा, जहां पर कोयला मिल रहा है वहां पर कोल संबंधित इंडस्ट्री, या फिर आप समझिए कि थर्मल पावर सेक्टर्स होंगे। कॉटन वाले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, ठीक है। शुगर केन जहां पर मिल रहा है वहां पर शक्कर कारखाना होगा बहुत, ठीक है। फिर भैया देखो ऐसा है कि सबको रॉ मटेरियल के साथ साथ में रिसोर्सेस चाहिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो अगला जो कारक है वो क्या है, अगला जो कारक है ऊर्जा की उपलब्धता, ठीक है। थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी है, लेकिन पावर के ऊर्जा स्रोत रहेंगे तो वहां पर इंडस्ट्री डलेगा। सिर्फ रॉ मटेरियल देखकर नहीं आ जाएंगे। उसके अलावा भाई आपको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, फिर आपको रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाएंगे उसको बाजार तक पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए आवागमन हेतु परिवहन एवं संचार सुविधाएं, ठीक है। तो ये भी एक कारक है जो इंडस्ट्री के स्थानीयकरण के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद काम करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट अ रीजनल कॉस्ट, उचित लागत पर कुशल एवं अकुशल श्रम बल, ठीक है। स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, क्योंकि दोनों तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर मार्केट प्रॉक्सिमिटी टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट के आसपास होना चाहिए जिससे जो है सस्ते में बाजार तक सामान पहुंच जाए, नहीं तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, उद्योगों को प्रमोट करने लायक नहीं होगी, वो फलाना फलाना पार्क नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं देंगे, तो फिर उद्योग डेवलप नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे कि कॉरिडोर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के स्थानीयकरण के लिए। फिर उसके बाद कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पूंजी और आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता भी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 100 शब्दों वाला क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। मेजर मिनरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो सबको डालना है, ठीक है। मेजर वाले को 100 शब्दों में लिखना है। तो आयरन ओर का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। ये आपको पता है कि क्या क्या इसमें ऐसे लिखना है। ध्यान रखिएगा, मिनरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर पूछा है, माइंस नहीं पूछा है कि आप खानों के बारे में लिखने लगे, ठीक है। चल ओके, एक क्वेश्चन और है क्या। भारत में झीलों की महत्व की व्याख्या कीजिए। जो झील है, लेक से उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि भाई जो झील है वो वाटर स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, जल संचयन का काम करते हैं। जो झील है उनसे सिंचाई की पानी मिलती है, झील से पीने का पानी मिलता है। झील रहता है तो बाढ़ को नियंत्रित करने में आसानी होती है। नदियों का जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे झील की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो भूगर्भिक जल है, ग्राउंड वाटर, उसका रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। झीलों से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर वहां से निकाल सकते हैं। झीलों से जो है वो जैव विविधता कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी मदद मिलती है। मत्स्य पालन के लिए महत्व मिलती है। डल लेक, मनसर लेक जाओगे घूमने, ऐसा चिल्का लेक जाओगे घूमने, तो टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने का भी काम करती है। तो क्लाइमेट रेगुलेशन भी इसका इंपॉर्टेंस है।
ऐसे बिंदुवार तरीके से लिखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने सारे आपको बिंदु पता हैं झीलों के महत्व के बारे में, और सारे ऑथेंटिक हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज का आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो सबसे पहला, मिनरल्स क्या करते हैं? रॉ मटेरियल उद्योग के लिए सप्लाई करते हैं, पावर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल और पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स, नेचुरल गैस और यूरेनियम जैसे मिनरल्स जो है वो ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिनरल्स होते हैं तो उनकी माइनिंग की जाती है, तो रोजगार का सृजन होता है और लाखों लोगों को जीवनी मिलती है। ठीक है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो देश की जीडीपी में जो है अपना उसके वजह से कंट्रीब्यूशन होता है। जो मिनरल्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट से, उनके प्रोडक्शन से हमारे देश में विदेशी पूंजी आती है। एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा, जिससे हमारा जो है खजाना, फॉरेक्स रिजर्व और बना रहेगा और हम लोग जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल रिसोर्स जो है वो क्षेत्रीय विकास और खासकर पिछड़ा वाला जो वर्ग है उसको डेवलप कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सतत माइनिंग हो रही है, सस्टेनेबल माइनिंग हो रही है और अच्छे से मैनेजमेंट किया जा रहा है तो पर्यावरण भी बचा रहेगा लॉन्ग टर्म में, और मिनरल्स का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो भारत के आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और उद्योग के क्षेत्र पर आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीज हिंदी में भी लिखी हुई है, मॉडल आंसर आप लोग को ये मिलेगा ही। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 2 अगस्त को संपन्न हुए धारा जीएस के लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी का जो पेपर होना था, जो हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। ठीक है। चलिए, अगले टेस्ट पर अगला वीडियो धारा जीएस की टीम के किसी अन्य सदस्य के द्वारा आप लोगों के लिए फिर से लाया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।